नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा हुआ हो, पर जैसा भी हुआ है आप उसको लेकर भी परेशान मत होइए। आप अपने जीएस पेपर 2 पे ध्यान दीजिए, वो आपको अच्छा करना है। यू हैव टू गिव योर 100% इन दैट पेपर। और मेरे पास ये सेट डी का पेपर है एंड आई हैव गॉन थ्रू दिस। और पेपर वाज ऑन अ डिफिकल्ट साइड। ज्योग्राफी से क्वेश्चन आए थे जो वो काफी डिफिकल्ट थे। इकोनॉमी में जो क्वेश्चन आए थे वहां पे दे हैव ट्राइड द एप्लीकेशन पार्ट, कि अगर आपको फार्मूला पता होगा तो उन्होंने कुछ डेटा दिया है, आपको उस डेटा को उस फार्मूला में रखना होगा एंड देन यू विल फाइंड योर आंसर। सो दे हैव आल्सो ट्राइड टू ट्विस्ट थिंग्स इन अ सर्टेन मैनर, जिससे कि आपको दिमाग लगाना पड़े। सो पेपर मेरे हिसाब से वाज ऑन अ डिफिकल्ट साइड। समझते हैं कुछ क्वेश्चन के थ्रू कि कैसे ये डिफिकल्ट साइड पे था। अब हिस्ट्री में देखिए आप, जैसे कि ये स्टेटमेंट दिया गया है, सेडिसन हैज बिकम माई रिलीजन वाज द फेमस स्टेटमेंट गिवन बाय गांधी जी एट द टाइम ऑफ। ये 4 इंसिडेंट दिए गए हैं, इस टाइम पे गांधी जी ने ये बोला था, उसके बारे में पूछा है। अब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों जाता है? क्योंकि ये स्टेटमेंट गांधी जी कभी भी बोल सकते हैं। अगर ये स्टेटमेंट आप हटा दो, चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि ये अर्ली फेज था, तो अर्ली फेज में गांधी जी ये शायद वर्ड नहीं यूज करेंगे, बट बाकी तीनों ये बात की बातें हैं और इस समय पे वो यूज कर सकते थे ये वर्ड। बट इसका सही आंसर है पब्लिकली वॉयलेटिंग साल्ट लॉ एट डांडी। तो डांडी मार्च के बाद जब उन्होंने नमक का रूल ब्रेक किया था, तब उन्होंने ये बात बोली थी कि सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन। तो अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता है, जो कि नहीं पता होगा मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को, तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अब सिमिलरली देखिए, यहाँ पे आसान क्वेश्चन भी पूछा गया है कि द फेमस फीमेल फिगरिन नोन एज डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदारो इज मेड ऑफ। तो ये ब्रोंज से बनी हुई फिगर है। अब बेसिकली इसके बारे में हम पढ़ते हैं, अगर आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है और उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है, तो आपने डांसिंग गर्ल के बारे में जरूर पढ़ा होगा। इसको ब्रोंज गर्ल के नाम से भी जानते हैं। तो ये आसान क्वेश्चन था, इसको आप आराम से कर सकते थे। अब यहाँ पे देखिए, ये मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू द पीपल अरेस्टेड इन आफ्टर मंथ ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट। अब चौरी चौरा एक फेमस कांड है, तो उसके बारे में आप पढ़ते हो, तो वहाँ पे उसके डिफेंस के बारे में भी आप पढ़ सकते हो। बट नॉर्मली क्या होता है कि हम डिफेंस के बारे में नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं उस इंसिडेंट के बारे में और उसके बाद गांधी जी का क्या रिएक्शन था उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम छोड़ देते हैं उसको वहीं पे। और ये सवाल जो पूछा है, उसके बाद की बात पूछा है कि उसका जो डिफेंस ऑर्गेनाइज किया था वो किस लॉयर ने किया था। तो जैसे इसका आंसर है सीआर दास। तो ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है कि सब्सिक्वेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट गांधी जी हु कंसिस्टेंटली अपोज्ड अनटचेबिलिटी एंड अपील्ड फॉर इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम ऑल स्फीयर्स डिसाइडेड टू इंक्लूड द अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन्स इन हिज पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोग्राम। सो सारे ऑप्शन में देखिए दिक्कत क्या है। एक तो ये प्रोमulgation ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब इसमें गांधी जी का बहुत ज्यादा रोल नहीं था। अरेस्ट ऑफ कांग्रेस लीडरशिप एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। अब ये भी बात की बात है, 1942 की बात है। अगर आपको थोड़ी सी भी समझ है हिस्ट्री की, तो आप इन दोनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दोगे। अब बात फंसेगी यहाँ पे। बट यहाँ पे भी जो पूना पैक्ट है, अगर आपने पढ़ा है कि कैसे अनटचेबिलिटी के मामले में या रिप्रेजेंटेशन के मैटर में अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक टसल होती है, जिसका रिजल्ट होता है ये पूना पैक्ट, जिसमें अंबेडकर जी मान जाते हैं कि हाँ, जो भी बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन विद इन द ब्रॉडर ग्रुप ऑफ हिंदू ही रहेगा, उनको अलग से रिप्रेजेंटेशन देना नहीं होगा। सो पूना पैक्ट के बाद ही गांधी जी ही स्टार्टेड इंक्लूडिंग द हरिजन्स इन हिज ओवरऑल क्रूसेड अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल ऑफ फ्रॉम द बैकवर्ड क्लास। तो ये इसका ऑप्शन ये सही है। तो ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको हो जाना चाहिए था। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और कई बार हम भूल जाते हैं इनको पढ़ना, बट इस पे कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुके हैं कि क्या क्या हमने कहाँ कहाँ से लिया है। कुछ चीजें हमने यूके से ली होगी, कुछ चीजें हमने पुर्तगीज से ली होगी, कुछ डच ले आए होंगे। सो वी रीड ऑफन दोज थिंग्स। तो अगर आपने वहां पे पढ़ाई की होगी और आपको याद होगा अगर, तो ये क्वेश्चन आपका सही हो सकता है। बट इतना याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इसको भी मैं मॉडरेटली डिफिकल्ट लाइन पे रखूंगा, क्योंकि बहुत ही फैक्चुअल है। आप भूल सकते हो, आप कंफ्यूज कर सकते हो इतने हाई प्रेशर गेम में। सो दैट इज अ बिट ऑन अ डिफिकल्ट साइड। अब ये ज्योग्राफी क्वेश्चन देखिए आप, कि ये कंट्रीज के नाम दे दिए और पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव मोर देन 4 टाइम जोन्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि मोर देन 4 टाइम जोन्स, नॉट 4 और मोर टाइम जोन्स। सो दोनों में अंतर है। अब इसमें पता होना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आपको एक दो चीजें पता भी होंगी, तब भी इसमें कई सारी कंट्रीज हैं जिनका 4 से ज्यादा टाइम जोन है। 2 कंट्रीज आई थिंक है जिनका 4 से ज्यादा टाइम जोन है। तो ये भी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था कि इतनी सारी कंट्रीज का टाइम जोन पता होना। अब इसमें ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसी कंट्री है जिसका एक टाइम जोन है कि आप उसको एलिमिनेट कर दो और आप राइट आंसर तक पहुंच जाओ। सो ऐसा भी नहीं है। सो यू हैव टू नो एवरीथिंग, ओनली देन यू कैन रीच टू द राइट ऑप्शन। सो ये भी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन आई थिंक ओनली 2 है, डी, क्योंकि यूके का है आई थिंक और ऑस्ट्रेलिया का भी आई थिंक है। सो एक बार आप देख लीजिएगा। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको पता है फैक्ट। अगर आप चैट जीपीटी पे डालोगे तो दे विल टेल यू कि एग्जैक्टली क्या आंसर है। सो ये भी डिफिकल्ट साइड पे था, क्योंकि याद नहीं रहता है आपको। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एग्जैक्टली कि 4 से ज्यादा टाइम जोन किस किस कंट्रीज के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अनादियर इन साइबेरिया एंड नोम इन अलास्का आर फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम ईच अदर, बट
When people are waking up, getting set for breakfast in these cities, it would be different days. When it's Monday in, यानी कि साइबेरिया में जब मंडे है, तो अलास्का में ट्यूसडे है। सो बेसिकली अगर टाइम ज़ोन का आपको पता है कि कैसे जो इंटरनेशनल टाइम ज़ोन है, उसके इधर अगर आप हो तो अलग दिन होगा, उसके उधर आप अलग हो तो अलग दिन होगा। तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है। ऐसे ही अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए आसान है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब इसमें सबको पता है कि पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर ने स्टार्ट किया था। इसमें कोई डाउट नहीं है, आसान क्वेश्चन है हिस्ट्री का। अब ये कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, अब ये रिसोर्स रिच रीजन की बात की गई है और कौन सा मिनरल है उसकी बात की गई है कि कौन सा कंट्री जो है किस मिनरल के लिए फेमस है। तो ये भी थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको शायद नहीं पता होगा कि कौन सी कंट्री में क्या ज़्यादा मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे भी गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये भी एक तरह से डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपने नाम बहुत सुना होगा, सार्डिनिया। वर्ड हिस्ट्री में भी आप ये सब टर्म्स सुनोगे, स्पेशली स्पेशली जो नॉर्मेंडी है, सार्डिनिया है, इनके बारे में आप सुनोगे। देखिए अगर इनको आप सीधा डालते हो चैट जीपीटी पे, तो आपको ये आंसर सीधा मिल जाता है। जैसे आपने ये डाला, इसमें तीनों ही इनकरेक्टली मैच्ड हैं, या तीनों ही इनकरेक्टली मैच हैं, क्योंकि करेक्ट जो वो है, मलोरका जो है वो स्पेन का है, नॉर्मेंडी फ्रांस का है, एंड सार्डिनिया इटली का है। तो एक तरह से इसमें ऑप्शन नन होगा। सो नॉर्मली क्या होता है कि आपको ये दोनों पता होंगे, नॉर्मेंडी और सार्डिनिया, स्पेशली अगर आपने वर्ड हिस्ट्री पढ़ी है। उसके बेसिस पे आप कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे, या तो ओनली वन होगा या फिर नन होगा, क्योंकि ये दोनों तो गलत ही मैच है। सो उसके बेसिस पे आप दो ऑप्शन में आ सकते हो, और अगर आपको एलिमिनेशन टेक्निक पता है जिसमें ये बोला जाता है कि अगर 50% भी श्योर हो आप, तो एक टिक आपको मारना है। अब देखिए इकोनॉमी का क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला था कि बहुत सारे डेटा दे दिया इन्होंने, और इसके बेसिस पे पूछा है इन्होंने कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, या फिस्कल डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही हैं। सो बेसिकली जो डेफिसिट वाला फार्मूला है उसको यूज करके, उसमें ये सारे डेटा पुट करके आपको चेक करना है कि क्या ये ऑप्शन सही है या गलत है। सो इजी क्वेश्चन है, अगर आपने फार्मूला आपको रटा हुआ है तो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे, इसमें कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। अब ये क्वेश्चन जैसे है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है, इसके बारे में हम सभी पढ़ते हैं, तो ये भी आपको आराम से हो जाना चाहिए। ठीक, देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वन ऑफ द टू मेजर ethanol producers in the world, Brazil and US of America, the former produces more ethanol than the latter. Unlike in US, where corn is principal feedstock for ethanol production, sugarcane is the principal feedstock for ethanol production in Brazil. अब ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है। सो या तो ये आपको आता है या तो आपको नहीं आता है। अब इसको चेक करते हैं। अब देखिए स्टेटमेंट वन तो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यूएस इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इथेनॉल, ब्राजील इज द सेकंड लार्जेस्ट। सो स्टेटमेंट वन गलत हो गया, स्टेटमेंट टू करेक्ट है, क्योंकि यूएसए कॉर्न यूज करता है और ब्राजील शुगर केन यूज करता है। तो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है कि ब्राजील इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, तो वहां से भी आप इसको सही कर सकते हो। यूएसए में कॉर्न ज्यादा पैदा होता है, तो अगर आपको बेसिक ये पता है तो आप कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करके इसको सही कर सकते हो। बट ये डिफिकल्ट साइड पे क्वेश्चन था। अभी वर्ल्ड बैंक warned that India could become one of the first places where wet bulb temperature routinely exceed 35 degrees centigrade. Which of the following statement best reflect the implication of the above said report? तो बेसिकली अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसके बारे में बात की गई है। तो ये भी आप कर सकते हो ठीक ठाक, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये भी। यहाँ पे अगेन देखिए इकोनॉमी में डेटा दे दिया गया, उसके बेसिस पे आपसे ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट के बारे में पूछा है कि कितना आना चाहिए। तो आप अगर आपको फार्मूला पता है तो आप सही आंसर पे पहुंच जाओगे। देन अगेन 16 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। अब ये भी आसान है, क्योंकि 15th फाइनेंस कमीशन आपने पढ़ा होगा। अभी 45% वाला ऑप्शन जैसे ही आपने एलिमिनेट किया, क्योंकि आई थिंक इन्होंने 40% की बात की थी, तो ये देखिए आप एलिमिनेशन टेक्निक से यहाँ पे राइट ऑप्शन तक पहुंच जाओगे, विच इज ऑप्शन सी। 17th का देखते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब ये जो भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसके बारे में आप पढ़ते हैं, तो उसमें एक बॉडी ये भी है, इसके बारे में भी आप पढ़ते हो। तो अगर आपने इसके बारे में थोड़ा भी पढ़ा है तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब आरटीजीएस नेफ्ट पे क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए होंगे तो वहाँ पे भी नेफ्ट एंड आरटीजीएस पे क्वेश्चन आपको मिला होगा, उसके बेसिक डिटेलिंग के बारे में आपको पता होगा, एंड देन यू कैन मार्क द राइट ऑप्शन हियर एज वेल। तो आप देख रहे हो इकोनॉमी के क्वेश्चन मोर और लेस इजियर साइड पे है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे है, वहीं पे जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो बैलेंस्ड है, कि कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट साइड पे हैं, कुछ इजी साइड पे भी हैं। कि कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, अब ये भी इकोनॉमी का है बेसिकली। अभी कुछ समय पहले यूएई में गए थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, वहां पे यूपीआई लॉन्च किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये पूछा है कि कौन कौन सी कंट्रीज में यूपीआई चलता है, तो यहाँ पे आप कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर आपको पता है तो आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाओगे, और नहीं पता है तो फिर कोई बात ही नहीं है। बट एक दो ऑप्शन भी आपको पता है, तो यू कैन रीच टू द राइट ऑप्शन।
यूएई में यूज होता है, सिंगापुर में होता है, फ्रांस में भी एफिल टावर पे एक्सेप्ट किया जाना शुरू हो चुका है ये, श्रीलंका और मॉरिशस में भी होता है, जर्मनी में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है। सो आपका ऑप्शन 3 होता है, यानी कि ओनली 3। सो यूएई में है, फ्रांस में है एंड सिंगापुर में है। बांग्लादेश और जर्मनी में यूज़ नहीं हो रहा है। सो यहाँ से ये भी एक बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है। जैसे अगर आपको पता होगा कि बांग्लादेश में नहीं हो रहा है, बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट है दैट इज़ नॉट फेवरेबल टू इंडिया, सो शायद वो उसको अलाउ नहीं करेंगे। सिमिलरली यूएई में गए थे प्राइम मिनिस्टर, तब वहाँ पे लॉन्च किया था। एफिल टावर वाला न्यूज़ भी शायद अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। तो अगर आप करंट अफेयर से अटैच्ड हो, तो वहाँ से आप राइट ऑप्शन तक पहुँच सकते हो, या फिर आप 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे अगर बांग्लादेश को आपने हटा दिया है, ऑल 5 तो नहीं होगा, ऑल 4 हो सकता है, और ओनली 3 या ओनली 2 हो सकता है। यहाँ पे भी अगर यूएई और सिंगापुर आपको पता है, तो आपको पता है कि ओनली 2 होगा या फिर ओनली 3 होगा। सो आप एक राइट ऑप्शन तक पहुँच सकते हो बाय यूजिंग द एलिमिनेशन टेक्निक। उसमें भी गलत होने के चांसेस हैं, बट यू कैन ट्राई इट। अब ये क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन आ गया कि पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना, अब ये न्यूज़ में रहती है, तो यू कैन ईज़िली आंसर दिस क्वेश्चन। अब ये देखिए क्वेश्चन आया है, सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स are used in manufacturing of flat television screen and computer monitors. Some rare earth elements have phosphorescent properties. अब इसका आई थिंक ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सम लिखा है, तो जब भी प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन आते हैं, वहां पे नॉर्मली वो स्टेटमेंट सही होते हैं। तो ये भी आप आराम से कर सकते थे एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके। अभी 22 का क्वेश्चन देखिए, इंडियन रेलवे के ऊपर आया है, नेशनल रेल प्लान टू क्रिएट ए फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाई 2028। अब ये भी टर्म न्यूज में था, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन भी आराम से आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने भी हाईलाइट किया है, जो जो नॉट है ये वर्ड, इसको आपको ध्यान रखना है कि नॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम मिस कर जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन आर नॉट करेक्ट। अब देखिए कवच के बारे में भी पढ़ा होगा आपने, कवच के बारे में अगर आपने पढ़ा है, तो भी ये क्वेश्चन आपका आसानी से हो सकता है। अब देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्पेस मिशन। स्पेस मिशन आप पढ़ के जाते हो, तो ये भी क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। ये भी साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। अब ये भी इंडिया के डिफेंस के ऊपर क्वेश्चन है। एयरक्राफ्ट का नाम दिया गया है और क्या काम उसका है। जैसे C-17 ग्लोब मास्टर 3, ये क्या है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये आपको पता होगा। इसके बेसिस पे आप कुछ एलिमिनेट कर सकते हो, नन को हटा सकते हो आप। सो ये क्वेश्चन भी आप एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके लगा सकते हो। देख लेते हैं, डॉर्नियर क्या है, लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, हैवी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट, तो तीनों ही ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। सो सिर्फ ओनली वन ऑप्शन सही होगा, विच इज बेसिकली थर्ड ऑप्शन। अब देखिए, आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन मेक्स यूज ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल रेन की बात नॉर्मली होती ही रहती है, स्पेशली दिल्ली में। सो वहाँ पे ये बात होती है कि कैसे हम इसको जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए था। देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो नॉर्मली जो पढ़ के जा रहा होगा उनके सही होते होंगे ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी स्पीकर के ऊपर है। देखिए, स्पीकर, प्रेसिडेंट, ये सब बहुत ही फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी के। सो आपको इनको पढ़ के ही जाना है, इन पे कोई क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो सकते हैं। यू कैन नॉट अफोर्ड दैट। सो स्पीकर पे ऊपर क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे आपके प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन आ गया, ये देखिए ऑर्डिनेंस के ऊपर क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे ओनली लिखा है, एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट, ऑर्डिनेंस कैन अब्रिज ए फंडामेंटल राइट, ये देखिए गलत है। एन ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम ए डेट बैक। सो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पे आ गया। जो ऑर्डिनेंस होते हैं, ये सब क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। अरुणाचल प्रदेश द कैपिटल नेम्ड आफ्टर फोर्ट एंड स्टेट हैज 2 national parks. Nagaland, the state came into existence on the basis of Constitutional Amendment Act. Initially part C state, it became centrally run। तो स्टेट का नाम दिया है, उनके बारे में कुछ पूछा है। सो कुछ कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। सो ये क्वेश्चन भी थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे है, कई बार वहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाता है। हालांकि इसको आप सही कर सकते हो, बट डिफिकल्ट है ये। देन विच विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। इंटर स्टेट काउंसिल, अब ये क्वेश्चन भी देखिए आसान है। हाउ मेनी वर एस्टेब्लिश्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी हैं, तो भी आप आराम से कर सकते हो। तो देख रहे हो आप, पॉलिटी पे जो क्वेश्चन आए हैं बेसिकली इजियर साइड पे क्वेश्चन आए हैं। गवर्नर की पावर के ऊपर क्वेश्चन आया है देखिए। देन जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन के ऊपर क्वेश्चन आया है। तो जो पॉलिटी के क्वेश्चन अभी तक दिख रहे हैं, देवर ऑन अ इजियर साइड। अभी मिनिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन आया है, कई बार मिनिस्ट्री हम भूल जाते हैं पढ़ना कि कौन सी मिनिस्ट्री किसके अंदर आती है। सो अगर आपने पढ़ा होगा तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेशनल कॉयर बोर्ड के ऊपर प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया है, तो अगर आप पीवाईक्यूज लगाया होगा तो आपका ये ऑप्शन तो सही होगा। इससे आप कुछ न कुछ सही निकाल लोगे। यूनियन लिस्ट के ऊपर क्वेश्चन आया देखिए। सो देन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज हर ऑफिस। सो ये क्वेश्चन देखिए गवर्नर के पावर के ऊपर आया है कि कैसे गवर्नर को
क्वेश्चन नहीं कर सकता है जुडिशरी। देन कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज: प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ इंडिया इन आवर कंट्री। सो एक पर्टिकुलर बॉडी दी गई है, इसके फंक्शन के बारे में पूछा है। बेसिकली बॉडीज के बारे में आप पढ़ते हो, स्पेशली अगर कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो यहाँ पे भी नॉर्मली अगर फंक्शन की बात करता है तो ऑल ऑफ द एबव भी करेक्ट होता है, तो वहाँ पे ऑल ऑफ द एबव करेक्ट होना चाहिए। देन पंचायत के ऊपर क्वेश्चन आया है। तो जो पॉलिटी में क्वेश्चन आए हैं देवर ऑन एक्सपेक्टेड लाइन। बिम्स्टेक के ऊपर क्वेश्चन आया है। देन गांधी पीस प्राइज के ऊपर क्वेश्चन है। गांधी पीस प्राइज के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। सो अगर आप पीवाईक्यूज लगाया होगा आपने तो वहाँ पे इसके बारे में आपको पता होगा, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देख रहे हो पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। तो गगन के ऊपर भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, तो अगर आप वहाँ पे पढ़ोगे तो ये भी आपका सही होगा। देन एआई एक्शन समिट, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी कवर ही किया गया होगा। देन ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टूरिज्म, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रोनाइट अवेयरनेस एंड प्लानिटरी डिफेंस। तो यहाँ पे अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ये क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल है। देन ब्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन आया है। देख रहे हो आपकी ऐसे टॉपिक्स पे क्वेश्चन आया है पॉलिटी में जो एक्सपेक्टेड है, जो आपको पढ़ के जाना ही होता है। जैसे लोकपाल के ऊपर क्वेश्चन आया है, तो लोकपाल का क्वेश्चन आना जायज है, इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, मतलब ये स्टैटिक टॉपिक है। देन फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप के ऊपर क्वेश्चन आया है, ये करंट में रहा होगा तो आपने कवर किया होगा। चेस ओलंपियाड के ऊपर क्वेश्चन आया है, गुकेश जीते थे, तो वहां पे आपको वहां पे न्यूज में था, उसकी वजह से क्वेश्चन आया है। देन विथ रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट कंसीडर द फॉलोइंग: बॉन्ड्स, hedge funds, stocks, venture capital. How many of the above are treated as alternative investment fund? So bonds and stocks तो नहीं ट्रीट किए जाते हैं। So देखते हैं इसको। So hedge fund and venture capital, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो AIF की तरह ट्रीट होती हैं। बाकी बॉन्ड्स एंड स्टॉक ये AIF नहीं है। ये भी बेसिक क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इनकम के सोर्सेज क्या हैं? बहुत सारी बार न्यूज में रहता है गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफर करने के लिए। तो वहां से ये क्वेश्चन आराम से बन जाना चाहिए। देन ईडी के ऊपर क्वेश्चन आया है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट। तो कुछ फंक्शन के बारे में दिया गया है, किस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करता है उसके बारे में दिया गया है, तो आपको पता होगा तो कर सकते हो, अगर नहीं पता है तो इसको आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन आया है। अभी क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। अगर आपको इसके बारे में पता है तो कर सकते हो, नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे आप इसको। देन इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग, वुल is exempted from any tax. So I think agricultural activities they are exempted from tax. Allied activities they are not exempted from tax. So देखिए यहाँ गलत है। Allied activities they are not exempted from tax क्योंकि they are not considered agriculture income and are taxable. तो ये कॉमन सेंस भी है कि अलाइड का यूज करके फिर तो बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करेंगे और टैक्स नहीं देंगे। सो ये है कि इंडिया हैज ज्वाइंस द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर। इंडिया इज रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट हैज आइडेंटिफाइड। सो यहाँ पे ऑल जैसे एक्सट्रीम वर्ड है तो ये गलत हो सकता है। तो अगर आपने 2 को एलिमिनेट किया तो आप देखोगे कि आपके पास सिर्फ 1 एंड 3 बचता है। चेक करते हैं कि एलिमिनेशन टेक्निक काम कर रही है कि नहीं कर रही है। देखिए इनकरेक्ट हो गया ना स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 जैसे इनकरेक्ट हुआ वैसे ही आपका ऑप्शन 1 एंड 3 हो गया। तो देख रहे हो कि आपकी एलिमिनेशन टेक्निक भी काम कर रही है यहाँ पे। अब देखिए ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। सो इकोनॉमी के कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। कैपिटल रिसीट के ऊपर क्वेश्चन आया है, बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट्स आर कैपिटल रिसीट। तो बेसिक टर्म्स हैं, इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। इकोनॉमी में क्वेश्चंस नॉर्मली जो आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर पूछे जाते हैं, बेसिक टर्म्स के ऊपर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे करंट अफेयर का है क्योंकि नाटो न्यूज में रहा है इंडिया यूक्रेन वॉर के कारण, तो वहाँ पे इनके मेंबर्स को आपको पता होना चाहिए कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर दी मेंबर्स ऑफ नाटो। सो ये भी आसान क्वेश्चन है अगर आपने पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि न्यूज में था ये रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज एंडीज माउंटेन्स पास थ्रू हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज। अब ये क्वेश्चन भी मैपिंग का है कि अगर आप मैपिंग आपको ठीक से की है तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आपका गलत होगा क्योंकि आपने मैपिंग अच्छे से नहीं की होगी, स्पेशली जो बाहर की माउंटेन्स हैं इनके ऊपर ये क्वेश्चन आपने नॉर्मली नहीं किया होगा। अभी देखिए 3 लेक का नाम दिया गया है। अब इसमें मुझे तो सिर्फ तंगानिका यही लेक के बारे में थोड़ा पता है, बाकी इन दोनों का नाम तो मैंने सुना ही नहीं है। तो टोस लगून के बारे में कहीं सुना सुना लग रहा है बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो देखिए आप ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है कि हाउ मेनी ऑफ देम पास थ्रू इक्वेटर, किन इक्वेटर इन किन बॉडीज वाटर बॉडीज के थ्रू पास करता है, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देन टर्मरिक ड्यूरिंग द ईयर 2023, अब टर्मरिक का प्रोडक्शन कितना ज्यादा है इंडिया में, इसके ऊपर क्वेश्चन किया गया है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड, मोर देन 30 वैरायटीज ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इंडिया, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका। सो इसमें तीनों ऑप्शन सही लगाया है इन्होंने, देखते हैं कि क्या सही है इसमें। सो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो
देखिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के ऊपर क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंसेस ऑफ द फिनोमेना ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। देखिए ये भी शायद है, गोल्ड डिपॉजिट्स ये भी हैं, गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट इन 6 डिफरेंट लैंड्स मासेस ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर, ये भी है, तो इसका भी तीनों ऑप्शन होना चाहिए। सो ये भी ऐसे प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है, स्टैटिक पार्ट है, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको पता होना चाहिए। The amount of dust particle in the atmosphere is more in subtropical and temperate areas than in equatorial and polar region. Subtropical and temperate areas have less dry wind. अब देखिए इसमें भी स्टेटमेंट 1 तो सही होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो एयर फ्लो है उतना ज़्यादा नहीं होता है। इक्वेटोरियल और पोलर रीजन में देखिए स्टेटमेंट 1 सही है। दूसरा गलत है, क्योंकि सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट दे हैव लीस्ट ड्राई विंड, सो कम से कम ड्राई विंड होता है। सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, इनकरेक्ट, और स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नाउ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आइसोथर्म बेंड इक्वेटोरियल वाइल क्रॉसिंग द लैंड मास एंड पोल। तो ये क्वेश्चन भी आइसोथर्म के ऊपर है, ये आप पढ़ते हो, ये आसान क्वेश्चन है, नथिंग डिफिकल्ट अबाउट इट, ये आप कर सकते हो। सो बेसिकली देख रहे हो कि जो ज्योग्राफी की क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे है, जो पॉलिटी के क्वेश्चन थे दे आर ऑन अ बैलेंस साइड, कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उनसे क्वेश्चन मोस्टली पूछ रहा है, कुछ अलग तरह के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। ज्योग्राफी में क्या है कि बहुत सारे लोकेशन बेस्ड, बहुत सारी डिटेल्ड टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, जहाँ पे आपको माइन्यूट डिफरेंस पता होना चाहिए, तो वहाँ पे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इकोनॉमी में भी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो एक्सपेक्टेड लाइन पे हैं, बस थोड़ा सा उनका मॉडल चेंज कर दिया है कि डेटा वगैरह दे दिया, और उसके बेसिस पे आपको फार्मूला लगा के देन यू हैव टू रीच टू द राइट ऑप्शन। तो अगर फार्मूला आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आपके क्वेश्चन नहीं होंगे। जो जैसे गवर्नमेंट स्कीम वगैरह पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डायरेक्टली पूछे गए हैं, जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन के ऊपर पूछा गया है, या पीएम सूर्य घर बिजली योजना के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। सो दे आर ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन। अब राजा राम मोहन राय के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आसान क्वेश्चन है, दोनों ही सही होंगे इसमें आई थिंक। ही possessed great love and respect for traditional philosophical systems of the east। ग्रेट लव नहीं बोल सकते हो, अब यहाँ पे ग्रेट एक्सट्रीम वर्ड यूज हो गया, शायद ग्रेट लव नहीं था इनको, पर हाँ ही वांटेड टू ब्लेंड बोथ वेस्टर्न एंड द इंडियन पार्ट। सो आई थिंक दोनों ही सही होने चाहिए यहाँ पे, यू कैन चेक। देन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ गया, सो एक्सपेक्टेड लाइन पे है। देन हु अमंग द फॉलोइंग रूल एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ मत्ता विश्व विलासा विचित्र चिंता एंड गुना भारा। तो ये भी आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप नहीं कर सकते हो। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। फाहीन के ऊपर क्वेश्चन आता ही है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इसमें, ये भी आपके पीवाईक्यू से हो जाता। ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त के टाइम पे ही विजिट किया था इन्होंने, ठीक है। सो चंद्रगुप्त के टाइम पे इन्होंने विजिट किया था। इस पे जो फॉरेन ट्रेवलर्स हैं एंशियंट टाइम में, फाहीन हो गए, टीसैंग हो गए, और एक दो और लोग हैं, वो किसके टाइम में विजिट किया था, ये एक लिस्ट होती है, एक चार्ट होता है, उसको आप पढ़ के जाओगे तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। ये भी एंशियंट इंडिया का क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हो कि एंशियंट इंडिया से भी काफी क्वेश्चन आए गए हैं। ये रीजन दिया गया है एंशियंट इंडिया का, और कौन से रिवर उस रीजन से फ्लो करती हैं उसके बारे में पूछा है, तो यहाँ पे भी अगर आपको आता है तो कर सकते हो आप। फिर ये भी एंशियंट इंडिया का क्वेश्चन है। देन ये आपका मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है कि गंधर्व महाविद्यालय म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल वॉज सेटअप इन 1901 बाई विष्णु दिगंबर पुलसाकर। अब ये कहाँ पे स्थिति है इसके बारे में आपसे पूछा गया है, शायद ये न्यूज में रहा होगा, दैट इज वाई दे आर आस्किंग क्वेश्चन। सो इस पे आप लगा सकते हो, अगर आपको आता है तो कर सकते हो आप। देन अशोकन इंस्क्रिप्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। देन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऊपर अगेन एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चंस दे आर ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन। कंसीडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ व्हीकल्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसीडर्ड एज एन अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स। सो इसमें भी ऑल ऑफ द अबव भी है और नन ऑफ द अबव भी है, तो ये भी देख सकते हो आप, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। आई वुड हैव गॉन विद ऑल ऑफ द अबव, बट हु नोज। देन यूएवीज के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी देखिए ऑपरेशन सिंदूर में भी यूएवीज का यूज किया गया था, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देन अगेन मिनरल्स की बात की गई है, और कौन कौन से ऐसे मिनरल हैं जो बैटरी कैथोड बनाने में यूज किए जाते हैं। देन हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक, कार टायर प्लास्टिक करते लगता ही है, सिगरेट बट आई ग्लासेस, तो सारे ऑप्शन सही होने चाहिए इसमें। देन कंसीडर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, एथनॉल, नाइट्रोग्लिसराइन, यूरिया। कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा, तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। देन ये कुछ टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं, और पूछा गया है कि इनके बारे में क्यों बात हो रही थी, फिर यूज में रहे होंगे बेसिकली, उसके ऊपर ये क्वेश्चन बनाया गया है। देन ये मजोरना वन चिप विल इनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग, और ये भी आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन है देखिए, ये भी थोड़े टफर साइड पे रहे हैं। देन विथ रेफरेंस टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो ये भी साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, वायरस के ऊपर क्वेश्चन आ गया। देन आपका एक्टिवेटेड कार्बन के ऊपर क्वेश्चन आ गया। तो देख रहा हूँ मैं कि साइंस एंड टेक पे भी काफी क्वेश्चन आए हैं। जो क्वेश्चन नहीं आए हैं वो है इन्वायरमेंट पे कम क्वेश्चन आए हैं, ना के बराबर क्वेश्चन है। एंड देखिए क्वेश्चन इन्वायरमेंट पे आ गया,
पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया है। डायरेक्टर कैप्चर, ये क्वेश्चन इन्वायरमेंट का आ गया। देन पीकॉक टारंटुला, ये भी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का। सो लास्ट में कुछ क्वेश्चन इन्वायरमेंट के भी आए हैं, बट देयर शेयर इन द ओवरऑल 100 क्वेश्चन वो कम है। तो आप देख सकते हो कि इन्वायरमेंट के क्वेश्चन भी ठीक ठाक आए हैं, ज्योग्राफी क्वेश्चन टफ है, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन टफर साइड पे हैं, जो स्पेस वगैरह के क्वेश्चन है देवर अनएक्सपेक्टेड लाइन, पॉलिटी के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड लाइन पे हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन टफ भी हैं और इजी क्वेश्चन भी आएंगे। इकोनॉमी के क्वेश्चन टफ है, अगर आपको फार्मूला नहीं याद आ रहा है, फैक्चुअल चीजें आपको नहीं पता है तो आपके लिए टफ है। अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, फैक्चुअल चीजें आपको याद है, तो वो भी मीडियम साइज पे, यानी कि ना ज्यादा टफ है ना ज्यादा इजी है। बट अगर आप ओवरऑल देखोगे एग्जामिनेशन हॉल में, अगर आप ये पेपर करना हुआ, तो ये पेपर मैं बोलूंगा कि मॉडरेटली डिफिकल्ट साइड पे है। तो अगर आपका पेपर थोड़ा भी खराब हुआ है तो आप चिंता मत करिए, हो सकता है कि कट ऑफ काफी कम जाए इसमें। तो ये एक बेसिक गो थ्रू हुआ है क्वेश्चन पेपर के थ्रू। मैं ट्राई करूंगा कि एक और वीडियो के साथ आऊं आपको बताने के लिए कि कौन से सेक्शन से कितना क्वेश्चन आया है, थोड़ी और क्लैरिटी आपको दे सकूं। और एक और वीडियो में विल ट्राई टू प्रोवाइड यू आंसर की, एग्जैक्ट आंसर की फॉर ऑल द क्वेश्चंस। अभी हमने ऊपर ऊपर से देखा है एंड हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या आंसर हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो आंसर सही हो। वी टुक हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, बट कई बार चैट जीपीटी भी गलत होता है। सो यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन दैट। अभी आप सीसैट का पेपर देकर निकलोगे तो ट्राई करो कि 1-2 दिन रेस्ट करो। डोंट बर्डन योरसेल्फ विद आंसर कीज और कट ऑफ एंड ऑल दीस थिंग्स। ये सब चलता रहेगा, हम जैसे लोग वीडियो बनाते रहेंगे और बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो बनाते रहेंगे, हम जैसे लोग भी वीडियो बनाते रहेंगे। बट आपको ट्राई करना है कि आप अपना पीस 1-2 दिन एंजॉय करो, पार्टी करो। आपने बहुत सारा एफर्ट लगाया है, यू हैव पुट लॉट ऑफ हार्ड वर्क। जो भी होगा यू हैव टू लीव इट टू द गॉड, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। 2-4 दिन आप पार्टी करिए, उसके बाद दोबारा मेंस के ऊपर लग जाइए। मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स हो जाता है तो एक तरह से ये स्टेज सेट करता है आपके लिए। ये तो एक तरह से स्क्रीनिंग का पेपर है। उसके बाद जो मेन स्टेज है वो है आपका मेंस। मेंस में जितना नंबर लाते हो आप, उसके बेसिस पे आपको डिसाइड होता है कि आप क्वालिफाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और अगर क्वालिफाई कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, वेदर यू विल बिकम आईएएस, और 700-800 रैंक आपकी आ रही है। सो इसलिए मेंस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो नॉइस को कट डाउन करके 2-4 दिन बाद से आप अपनी मेंस का तैयारी शुरू करो।